नमस्कार, मैं सोनू सर फिर से लेकर आया हूं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर एग्रीकल्चर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मधुमक्खी पालन क्या होता है, मधुमक्खी की प्रजातियों के बारे में जानेंगे, साथ ही हम देखेंगे कि मधुमक्खी पालन का कृषि में क्या महत्व है, वो सब चीजें हम इसमें पढ़ने वाले। तो आइए शुरू करते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इसका वैज्ञानिक परिचय। ठीक है, वैज्ञानिक परिचय क्या है। मधुमक्खी को अगर हम देखें तो मधुमक्खी का जो है वैज्ञानिक वर्गीकरण होता है। वर्गीकरण, तो वर्गीकरण में जो हम देखेंगे इसके कौन सा वंश, कौन सी जाति, कौन सा गण, कौन सा संघ है इसका, वो सब देखेंगे। वैज्ञानिक नाम देखो, भारत में जो है अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, मधुमक्खी की बहुत सारी प्रजातियां होती है, तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है एपिस स्पीसीज। इसका वैज्ञानिक नाम होगा जिसको हम बोलेंगे एपिस स्पीसीज। ठीक है, जगत इसका होता है एनिमिलिया, सभी जंतुओं को इसी जगत में रखा गया है, यानी कि इसको हम कहते हैं जंतु जगत। तो जंतु जगत का प्राणी है मधुमक्खी, जंतु जगत का प्राणी होता है। संघ की बात करें अगर हम, तो इसका संघ होता है आर्थ्रोपोडा, जो कि आपके टिड्डे का संघ भी कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा संघ होता है। तो इसमें आते हैं सभी संधि युक्त, तो इसके हाथ पैर जो होंगे यानी कि इसके उपांग जो पाए जाएंगे आपके, वो संधि युक्त होंगे, संधि युक्त उपांग वाला होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं आर्थ्रोपोडा। वर्ग इसका इंसेक्टा होता है, सभी कीटों को इसी में रखा गया है, इंसेक्टा वर्ग में। गण इसका जो है आपके हाइमेनोप्टेरा है, तो हाइमेनोप्टेरा इसका गण है। फैमिली यानी कि कुल की बात करें हम, तो वो है एपिली। वंश की बात करें यानी जीनस होता है इसका एपिस। एपिस इसका जीनस होता है, स्पीसीज जिसकी अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। सबसे पहले मधुमक्खी, तो मधुमक्खी जो भारतीय मधुमक्खी के रूप में जानी जाती है, भारतीय मधुमक्खी, इसके बारे में। ठीक है, एपिस इंडिका, भारतीय मधुमक्खी को कहते हैं हम एपिस इंडिका। एपिस इंडिका भारतीय मधुमक्खी, यानी कि हम मधुमक्खियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मधुमक्खी जो है वो कीट वर्ग में आता है, यानी कि इसका वर्ग कौन सा होगा, इंसेक्टा है, यानी कि कीट वर्ग में ये प्राणी आता है। ठीक है, इसे हम सामाजिक प्राणी कहते हैं। सामाजिक प्राणी इसलिए क्योंकि कॉलोनी बना करके रहता है, तो ये समूह में पाया जाता है, इसलिए इसको हम सामाजिक प्राणी कहते हैं। और ये जो है कार्य विभाजन की दृष्टि से भी समूह बना करके ये काम करते हैं, तो इसलिए भी इनको सामाजिक प्राणी कहा जाता है। स्वयं के द्वारा बनाए हुए मोम के छत्ते में रहते हैं, यानी कि ये अपना आवास भी बना करके रखते हैं, जिसे हम कहते हैं छत्ता। ठीक है, इस प्रकार से ये पाए जाते हैं। मधुमक्खी कीट होगा वो वर्ग इंसेक्टा में होगा, सामाजिक प्राणी के रूप में जाना जाता है, खुद ही अपना आवास बनाता है या घर बनाता है, जिसे हम छत्ता कहते हैं, और उसी में यह निवास करता है। इसमें मधुमक्खियों की बात करें तो इसमें जो छत्ता होगा उसमें एक रानी होती है, रानी की संख्या एक होगी, एक रानी पाई जाती है। कई सौ नर होते हैं, यानी कि 100-200 हो सकते हैं आपके, तो 100 से 200 नर हो सकते हैं, तो कई सौ नर होंगे और 6 श्रमिक होंगे। बाकी जो छत्ते में होंगे वो श्रमिक होंगे। सबसे अधिक संख्या में कौन होगा, अधिक संख्या में आपके श्रमिक होते हैं। रानी एक होगी, कई सौ नर होंगे, तो सर्वाधिक संख्या में आपके श्रमिक पाए जाते हैं। तो एक छत्ते में रानी होगी, नर होंगे और कुछ श्रमिक पाए जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम। एक छत्ते में इनकी सदस्य संख्या, यानी कि श्रमिकों की अगर संख्या की बात करें हम, तो ये 20 से 50 हजार हो सकते हैं। तो इनकी संख्या जो है आपके 20 से 50 हजार हो सकती है। इनकी संख्या जो है आपके कितनी होगी, 20 से 50 हजार तक इनकी संख्या हो सकती है। श्रमिकों की संख्या छत्ते में सबसे ज्यादा होती है, श्रमिकों की संख्या छत्ते में सबसे ज्यादा होती है, यानी कि सर्वाधिक संख्या में पाए जाएंगे श्रमिक। ठीक है, भारत में मधुमक्खियों की जातियां, भारत में मधुमक्खियों की जो है विभिन्न प्रकार की जातियां पाई जाती है। यहाँ पर हम देखेंगे मुख्य 5 जातियों के बारे में, मुख्य 5 जातियों के बारे में जो भारत में पाई जाती है। भारत में पाई जाने वाली मुख्य 5 जातियों के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम सारंग मधुमक्खी। सारंग मधुमक्खी जिसका वैज्ञानिक नाम होता है एपिस डोर्सेटा, इसको हम कहेंगे एपिस डोर्सेटा, ये एपिस डोर्सेटा होती है। दूसरी है जिसको हम कहते हैं भंवर मधुमक्खी। भंवर मधुमक्खी को हम खैरा या भारतीय मौन भी कहते हैं, भारतीय मोना या मौन भी कहते हैं, भारतीय मौन मधुमक्खी भी कहते हैं। ये भंवर होती है आपके, भंवर या खैरा इसको कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है एपिस इंडिका, और इसी को हम भारतीय मधुमक्खी के रूप में जानते हैं। छोटी मधुमक्खी होती है, छोटी मधुमक्खी को हम कहते हैं एपिस फ्लोरिया, और इसको हम पोतिंगा भी कहते हैं। डंपर मधुमक्खी अगली प्रजाति है, डंपर मधुमक्खी। डंपर मधुमक्खी होती है एपिस मेलिपोना, एपिस मेलिपोना को हम जो है आपके भुनगा भी कहते हैं। तो ये एपिस मेलिपोना है, इसको हम भुनगा भी कहते हैं, यानी कि इसका ये दूसरा नाम है। यूरोपियन मधुमक्खी है, इसको हम एपिस मेलिफेरा के नाम से जानते हैं। तो कौन कौन सी मधुमक्खी होगी, हमारे 5 प्रजातियां हैं। सारंग मधुमक्खी है, भंवर मधुमक्खी है, छोटी मधुमक्खी है, डंपर मधुमक्खी है, यूरोपियन मधुमक्खी है। पहली मधुमक्खी है सारंग जिसका नाम है एपिस डोर्सेटा, दूसरी है भंवर जिसका नाम है एपिस इंडिका, तीसरी है छोटी मधुमक्खी जिसका नाम है एपिस फ्लोरिया, चौथी है जिसको हम डंपर कहते हैं एपिस मेलिपोना है, यूरोपियन मधुमक्खी है जिसको हम एपिस मेलिफेरा कहते हैं। ये भारत में पाई जाने वाली मुख्य 5 प्रजातियां हैं मधुमक्खी की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट इसके बाद में, ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में हम देखते हैं मधुमक्खी जो है वो कौन सी मधुमक्खी को हम पालने के लिए उपयुक्त है, कौन सी मधुमक्खी को हम पालते नहीं है, यानी कि आर्थिक महत्व के आधार पर कौन सी उपयोगी और अनुपयोगी है, यानी कि किसको पाला जाता है और किसको नहीं पाला जाता है। ठीक है, देखो सबसे पहले देखते हैं हम सारंग मधुमक्खी। सारंग मधुमक्खी का जो स्वभाव होता है वो देशांतरीय होता है, देशांतरीय स्वभाव वाली मधुमक्खी होती है। तो देशांतरीय स्वभाव वाली मधुमक्खी होगी आपके सारंग। ठीक है, सारंग जो है इसका स्वभाव कैसा है, माइग्रेटरी है, देशांतरीय स्वभाव वाली है, इसलिए इसको जो है कृत्रिम मधुमक्खी पालन में उपयोग नहीं किया जाता है, यानी कि इसका पालन नहीं किया जाता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें छोटी और डंपर मधुमक्खी की, तो इनसे शहद कम मात्रा में प्राप्त होता है, और जो शहद कम मात्रा में प्राप्त होगा तो आर्थिक दृष्टि से वो ज्यादा उपयोगी नहीं है, उससे ज्यादा लाभ नहीं होगा, तो जो मधुमक्खी पालने के लिए इनको उपयोग नहीं किया जाएगा। छोटी, डंपर, इसके अलावा सारंग, इन 3 प्रजातियों को जो है मधुमक्खी पालन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। भंवर जो मधुमक्खी है और यूरोपियन जो मधुमक्खी है, यानी कि भंवर और यूरोपियन 2 प्रजातियां जो है इनको कृत्रिम मधुमक्खी पालन के लिए काम में लिया जाता है, यानी कि एपीकल्चर के लिए या फिर आर्थिक महत्व की दृष्टि से देखें तो एपिस, भंवर और आपके यूरोपियन, ये 2 प्रजातियां ऐसी है जिनको मधुमक्खी पालन के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम।
मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें 3 प्रकार के सदस्य पाए जाते हैं। यानी कि मधुमक्खी की अगर हम बात करें तो एक छत्ते में 3 प्रकार के सदस्य होंगे। पहला हो गया रानी, दूसरा हो गया नर, तीसरा हो गया श्रमिक। ठीक है, रानी होगी, नर होंगे, श्रमिक होंगे। छत्ता जो होता है, छत्ते में 3 प्रकार के सदस्य हमें मिलते हैं। एक मिलता है हमें नर, एक मिलता है हमें रानी और एक मिलता है हमें श्रमिक। 3 प्रकार के सदस्य। तो सदस्य जो होंगे वो 3 प्रकार के होंगे। इनमें जो रानी होती है उसकी संख्या 1 होगी, नर की संख्या 100 से 200 हो सकती है, 100 से 200। ये भी छत्ते के आकार पर निर्भर करता है। श्रमिकों की संख्या भी छत्ते के आकार पर निर्भर करती है, लेकिन ये कितनी हो सकती है? 20 से 50 हजार प्रति छत्ता हो सकती है। यानी कि एक छत्ते में इनकी संख्या कितनी हो सकती है? 20 से 50 हजार हो सकती है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर रानी और श्रमिक जो होते हैं इनमें गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है। रानी में और श्रमिक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 32 होगी। जबकि नर जो होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है, क्योंकि ये जो है ये निषेचित अंडों से उत्पन्न होते हैं। निषेचित अंडों से उत्पन्न होते हैं रानी और श्रमिक, ये निषेचित अंडों से बनते हैं। ये निषेचित अंडों से बनते हैं, यानी कि इनका जन्म होगा तो ये जन्म के समय निषेचित अंडों से बनते हैं, जबकि ये अनिषेचित अंडों से बनते हैं। तो नर जो है सभी अनिषेचित अंडों से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यहां तक कि अगर शुरुआत में कोई भी श्रमिक या रानी अलग अलग नहीं होती है, मादा के रूप में उत्पन्न होती है। यानी कि अगर हम बात करें तो श्रमिक और सैनिक जो है शुरुआत में एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं हम, इसके अलावा देखो अब हम देखते हैं एक एक सदस्य के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे रानी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले कौन सा सदस्य है? रानी। रानी के बारे में हम देखते हैं। छत्ते की जो सबसे प्रमुख मुखिया होती है, यानी कि सबसे प्रमुख जो है वो है मुखिया के रूप में रानी। रानी ही पूरे छत्ते का नियंत्रण करती है। तो छत्ते का सबसे प्रमुख जो सदस्य है वो कौन है? मुखिया है। और मुखिया हम कहते हैं रानी को, तो रानी इसका मुखिया होती है। यह एक विशेष गंध छोड़ती है, यानी कि इससे फेरामोन का स्त्रवण होता है, यानी कि फेरामोन वगैरह छोड़ती है और उसी से छत्ते पर नियंत्रण करती है। यानी कि पूरे छत्ते का नियंत्रण किसके पास होता है? पूरा छत्ते का कंट्रोल जो है रानी के पास होता है। रानी ही पूरे छत्ते का नियंत्रण करती है। छत्ते के नियंत्रण का मतलब क्या है कि छत्ते में जो भी सदस्य हैं उन सबको नियंत्रित रखना, उनको कार्य वगैरह करवाना उनसे, ये सब कौन नियंत्रित करता है? रानी नियंत्रित करती है। ठीक है, देखो 2 से 5 वर्ष तक जीवित रहती है। रानी की जो आयु होगी वो 2 से 5 वर्ष होगी। 2 से 5 वर्ष इसकी आयु होती है। इसका जन्म जो है निषेचित अंडों से होता है। रानी और श्रमिक दोनों का जन्म निषेचित अंडों से होता है, निषेचित अंडों से होता है। और लार्वा अवस्था में अगर इसको लार्वा अवस्था में जो श्रमिक होंगे छत्ते में, उनके द्वारा निरंतर रॉयल जेली इनको खिलाई जाने से रानी बन जाती है। और जिनको रॉयल जेली नहीं मिलती है वो श्रमिक बन जाते हैं। तो सभी निषेचित अंडों से ही जन्म लेते हैं। रानी और श्रमिक सभी निषेचित अंडों से जन्म लेते हैं। लेकिन जिनको लार्वा अवस्था में रॉयल जेली मिल जाता है वो रानी बन जाते हैं, और जिनको रॉयल जेली नहीं मिलता है वो श्रमिक बन जाते हैं। रानी बनने का प्रोसेस वैसे अलग भी होता है। ठीक है, केवल रॉयल जेली मिलने से ये रानी नहीं बनते, उसके लिए और भी प्रक्रिया होती है। ठीक है, देखो एक छत्ते में समस्त मधुमक्खियों में आकार में सबसे लंबी होगी, लंबाई में क्या होगी? सबसे बड़ी। तो देखो छत्ते में सबसे बड़े आकार में जो होती है वो रानी होती है। रानी का आकार सभी में नर से भी बड़ा होता है और जो है आपके श्रमिकों से भी बड़ा होता है। ठीक है, आकार में क्या होगी? रानी सबसे बड़ी होती है, जैसा कि हम देख भी सकते हैं। ये रानी है जो आकार में सबसे बड़ी है, आकार में सबसे बड़ी है। ड्रोन जो होते हैं वो छोटे होते हैं, श्रमिक जो होते हैं छोटे होते हैं। श्रमिक और जो है ड्रोन नर जिनको हम कहते हैं उनके आकार क्या होगा? रानी से छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो कोई रानी मधुमक्खी जो है, रानी मधुमक्खी वो क्या करेगी? फेरामोन का स्त्रवण करती है और उससे क्या क्या क्रियाएं करवा सकती है। देखो जो ड्रोन होंगे, नर जिनको हम कहेंगे, वो मैथुन के लिए उनको आकर्षित करेगी। इसके लिए अलावा जो है ये आपके क्या करती है? इसका डेली रूटीन होता है। जैसे वर्कर जो होंगे इसमें श्रमिक होंगे तो श्रमिकों को भोजन वगैरह इकट्ठा करने के लिए भी क्या करती है? नियंत्रित करती है। इसके अलावा श्रमिकों से कार्य करवाने, जैसे कि छत्ते वगैरह की सफाई वगैरह करवानी है तो उसके लिए भी ये नियंत्रित करती है। इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो भी नए नए भ्रूण होंगे, जो लार्वा होंगे, उनको भोजन वगैरह श्रमिकों से उपलब्ध करवाने का भी नियंत्रण इसी का होता है। ये सब क्रियाएं जो होती है, ये सब क्रियाएं रानी फेरामोन स्त्रवण करके करती है, यानी कि एक विशेष प्रकार की गंध का स्त्राव करके करती है। तो गंध का स्त्राव करके ये सब क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है, रानी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। रानी जो होगी, रानी में कुछ विशेषताएं हैं रानी की। इसके पंख और मुखांग और डंक ये क्या होते हैं? कम विकसित होते हैं। पंख कम विकसित होते हैं क्योंकि इसको बार बार उड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मुखांग क्योंकि इसको ज्यादा कुछ भोजन वगैरह को कलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसको जो है भोजन आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और डंक इसलिए भी उपयोग नहीं होता है क्योंकि इसके लिए, यानी कि जो आपके छत्ता होगा उस छत्ते में रक्षा के लिए कुछ और होते हैं, यानी कि अन्य सदस्य होंगे जो श्रमिकों के रूप में, दल के रूप में बटे होते हैं, जिनको हम सेना या आर्मी कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी अलग से है, तो इनमें डंकों की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। डंक का उपयोग यह प्रतिद्वंदी रानी को, रानी बनते समय क्या करेगी? अपनी बहनों को मारने के लिए इसका उपयोग करती है। यानी कि इसके जो प्रतिस्पर्धा होती है, रानी बनते समय जो प्रतिस्पर्धा होती है, कोई भी राजकुमारी मधुमक्खी जब रानी बनने के प्रोसेस में आती है तो उस समय प्रतिद्वंदियों को मारने के लिए ये डंक का उपयोग करती है। तो इसीलिए ये कम विकसित होते हैं। बाद में इनका कोई उपयोग नहीं होता है, इसलिए ये कम विकसित होते हैं। जीवन काल में जब रानी पुत्री होती है, यानी कि कोई भी मधुमक्खी रानी बनने से पहले रानी पुत्री होती है, तो रानी पुत्री केवल एक बार मैथुनिक उड़ान भरती है, जिसे नेप्चुअल फ्लाइट कहते हैं। तो मैथुनिक उड़ान एक प्रोसेस है जिससे रानी पुत्री रानी बनने योग्य होती है, यानी कि रानी बनने योग्य होती है। रॉयल जेली खिला देने से वो रानी पुत्री रहेगी, और वो रानी पुत्री जब किसी
नर के साथ संभोग करती है तो उसके बाद में वो रानी कहलाती है। ठीक है, तो जब भी कोई भी रानी पुत्री जो होगी वो छत्ते से केवल एक ही बार बाहर निकलती है, उसे वो भी कौन सी क्रिया के लिए, मैथुनिक उड़ान के लिए, जिसे हम नेप्चुअल फ्लाइट कहते हैं, और अधिक ऊंचाई तक उड़ान भरती है। यानी कि मधुमक्खी जो होगी रानी पुत्री वो सबसे अधिक ऊंचाई पर क्या करती है, उड़ान भरती है मैथुनिक उड़ान में। मैथुनिक उड़ान में वो ऊंचाई तक उड़ान भरती है, जिससे बहुत सारे पीछे नर जो है, यानी कि जैसे ये छत्ते से बाहर निकलेगी इसके पीछे नर लग जाएंगे, नर ड्रोन इसके पीछे आ जाते हैं और वह शेष नर तो उसमें पीछे छूट जाएंगे और कुछ नर बचेंगे तो वो लड़ते हुए आपस में प्रतिस्पर्धा करके नर नर को मार देते हैं और आपस में लड़ झगड़ करके मर जाएंगे। रानी का पीछा करते हुए कुछ नर वहां तक पहुंचेंगे, इनमें से जो योग्य नर होगा वही रानी के साथ में मैथुन की क्रिया करता है, यानी कि संभोग कर पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो प्रक्रिया होती है वो यहां पर नर, योग्य नर की पहचान, रानी एक है तो रानी के साथ में एक ही नर जो है संभोग कर सकता है, तो उसके लिए योग्य नर होता है, वही उसके साथ संभोग कर पाता है। इसके लिए प्रतिस्पर्धा होती है और वो प्रतिस्पर्धा मैथुनिक उड़ान के समय होती है। ठीक है, देखो नेक्स्ट, मैथुन क्रिया के बाद में नर क्या होता है, नर के शुक्राणुओं को क्या कर लिया जाता है, शुक्राणु धानी में यानी कि स्पर्म थिका में एकत्रित कर लिया जाता है। तो मैथुन क्रिया में क्या करेगी, जो उड़ान भरते समय ऊंचाई पर ही हवा में ही क्या कर लिया जाता है, नर जो है अपने शुक्राणुओं को मादा की स्पर्म थिका यानी कि शुक्राणु धानी में भर देता है और इसी समय जो है शुक्राणु किस में आ जाते हैं, शुक्रधानी में आ जाते हैं और जीवन भर फिर उसी से क्या दिया जाता है, अंडे वगैरह दिए जाते हैं। यानी कि कोई भी मधुमक्खी जो होगी रानी पुत्री नेप्चुअल यानी मैथुनिक उड़ान भरते समय ये सभी प्रकार के क्या कर लेती है, यानी कि जीवन भर के लिए शुक्राणुओं को एकत्रित कर लेती है। मैथुनिक उड़ान के बाद छत्ते में लौट आती है, रानी तो छत्ते में लौट आएगी और छत्ते में बने विभिन्न नर श्रमिक और रानी के कोष्ठों में जीवन भर आवश्यकता के अनुसार अंडे देती रहती है। ठीक है, मैथुनिक उड़ान के बाद में रानी पुत्री कहां आएगी, छत्ते में आएगी। छत्ते में आने के बाद में उसके पास शुक्राणु है तो उससे निषेचित और अनिषेचित दो प्रकार के अंडे देती रहती है और उसमें छत्ते में जो कोष्ठ होंगे उसी में अंडे देगी, जीवन में आवश्यकता के अनुसार अंडे देती रहती है। यानी कि कितने उसको जो है निश्चित अंडे कितने बनाने हैं, अनिश्चित अंडे कितने उत्पन्न करने हैं, तो उसके अनुसार वो आवश्यकता के अनुसार क्या करेगी, अंडे उत्पन्न करेगी। यानी कि प्रत्येक छत्ते के कोष्ठों में क्या भर देगी, अंडे भर देगी, क्योंकि रानी का केवल यही काम है अंडे देना। रानी का मुख्य काम क्या है, अंडे देना। यह छत्ते को छोड़कर कभी भी बाहर नहीं जाती है, यानी कि केवल रानी पुत्री होती है, उसी समय जीवन में एक बार छत्ते से बाहर निकलती है, उसके बाद में दोबारा कभी भी बाहर नहीं जाती है। तो ये छत्ते को छोड़कर कभी भी बाहर नहीं जाती है। भोजन तथा कार्य के लिए श्रमिकों पर निर्भर होती है, यानी कि अपने भोजन के लिए भी बाहर नहीं जाती है, ये श्रमिकों पर ही निर्भर होती है। श्रमिक ही इसे भोजन उपलब्ध कराते हैं, श्रमिकों से ही इसको भोजन मिलता है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कोई भी जो है मैथुनिक उड़ान होगी तो मैथुनिक उड़ान के समय मैथुनिक उड़ान जिसे हम नेप्चुअल फ्लाइट बोलते हैं, मैथुनिक उड़ान। तो मैथुनिक उड़ान के समय क्या होता है, नर जो है रानी के पीछे पीछे चलता है और अधिक ऊंचाई पर ये उड़ते हैं तो नर जो होगा आपके नर रानी के पीछे पीछे चलता है। तो ये इस समय रानी पुत्री है और रानी पुत्री जैसे छत्ते से बाहर निकलती है ऊंचाई पर उड़ती है और हवा में उड़ते समय इसके पीछे पीछे क्या होता है, नर लगे होते हैं। सभी नर जो होंगे उनमें से कुछ नर तो मर जाते हैं, प्रतिस्पर्धा में मृत्यु हो जाती है और हालांकि जो है यहाँ पर जो नर जो है आपके मादा के साथ में, जो नर मादा के साथ में मैथुन करता है वो नर भी क्या होता है, ये भी मैथुन के बाद में मर जाता है। तो ये भी मैथुन के बाद में मर जाता है, इसकी भी मैथुन के बाद में मृत्यु हो जाती है। अंततः सभी नर का परिणाम ये होता है कि कोई भी नर बचता नहीं है। तो मादा के मैथुनिक उड़ान के समय कोई भी नर नहीं बचता है। कुछ नर प्रतिस्पर्धा में मर जाते हैं, कुछ पीछे छूट जाते हैं, कुछ को आपस में लड़ झगड़ करके मार दिया जाता है और कुछ इनमें से जो योग्य बचता है वो एक बार मैथुन करने के बाद में मर जाता है। इस प्रकार से इसका नर का जीवन चक्र खत्म हो जाता है। ठीक है, देखो नर के बारे में देखते हैं। रानी जो है, रानी पूरे छत्ते में एक होगी, मुखिया होगी, मुखिया के रूप में होती है, पूरे छत्ते पर वही नियंत्रण रखती है। छत्ते में जो भी वर्कर वगैरह होंगे उनके कार्य पर या फिर उनकी क्रियाओं पर सभी पर नियंत्रण कौन रखेगा, रानी रखेगी। और रानी जो होती है रानी पुत्रियों से बनती है, रानी पुत्री मैथुनिक उड़ान भरती है, उसके बाद में वो रानी बन जाती है। नर की बात करते हैं हम। नर जो है, नर में नेक्स्ट देखते हैं हम नर के बारे में। नर क्या है, तो नर जो है दूसरा सदस्य है, पहला सदस्य रानी है, दूसरा सदस्य नर है। नर छत्ते में आकार के अनुसार इनकी संख्या होती है। नर की संख्या जो है छत्ते के आकार पर निर्भर करती है, जितना बड़ा छत्ता होगा उतनी ज्यादा इनकी संख्या होती है। सामान्य इनकी संख्या जो है 20 से 200 के बीच में होती है, यानी कि 100-200 इनकी संख्या हो सकती है। रानी से आकार में छोटे होंगे, नर सभी रानी से आकार में छोटे होते हैं। इनमें पराग थैली, देखो इनकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो पराग थैली, डंक और मोम ग्रंथियां इनमें अनुपस्थित होती है, ये इनमें नहीं पाई जाती है। डंक इनमें नहीं पाई जाएंगे, मोम ग्रंथियां इनमें नहीं पाई जाएगी, पराग थैली इनमें नहीं पाई जाएगी। इनमें जनन तंत्र विकसित होते हैं क्योंकि इनका काम कुछ भी नहीं होता है, इनके कोई काम नहीं होता है, ये केवल जनन करते हैं। रानी पुत्री के साथ केवल जनन करते हैं, इसलिए केवल जनन तंत्र ही विकसित होता है, बाकी सबका क्या होता है, अभाव होता है, ये सब इसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, मोम ग्रंथियां नहीं होगी, डंक नहीं होगा, पराग थैली नहीं होगी, इसके अलावा केवल इनमें क्या विकसित होगा, जनन तंत्र विकसित होगा। तो ये केवल जनन का काम करते हैं, इसलिए जनन तंत्र विकसित होता है। रानी के साथ मैथुन के अलावा इनका कोई कार्य नहीं होता, यानी कि पूरे छत्ते में नर जो है सबसे आलसी सदस्य होते हैं, इनका कोई भी कार्य नहीं होता, ये केवल रानी पुत्री के साथ में क्या करते हैं, मैथुन करते हैं। तो मैथुनिक उड़ान के समय मैथुन करते हैं। अब आता है श्रमिक। हम देखते हैं श्रमिक के बारे में, श्रमिक मधुमक्खियों के बारे में। तो श्रमिक जो है तीसरा सदस्य होता है। पहला सदस्य आपके रानी है, दूसरा सदस्य आपके नर है और तीसरा सदस्य आपके श्रमिक। श्रमिक जो है आपके निषेचित अंडों से उत्पन्न होते हैं, रानी और श्रमिक आपके निषेचित अंडों से
उत्पन्न होते हैं। लार्वा अवस्था में अगर इनको क्या नहीं मिलता है, रॉयल जेली नहीं मिलता है, तो जिनको रॉयल जेली नहीं मिलेगा वो श्रमिक बन जाते हैं। और ये इसलिए बन जाते हैं क्योंकि ये संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो संतान उत्पत्ति अयोग्य होकर के ये श्रमिक बन जाते हैं। तो लार्वा अवस्था में जिनको रॉयल जेली मिलती है वो तो रानी पुत्री बन जाते हैं, जिनको रॉयल जेली मिल जाएगी वो रानी पुत्री बन जाएगी, और रानी पुत्री संतान उत्पन्न करने में योग्य होती है। और जिनको रॉयल जेली नहीं मिलती है वो क्या बन जाते हैं, आपके श्रमिक बन जाते हैं। ठीक है, श्रमिक मधुमक्खी जो होगी वो आकार में छोटी होती है, आकार में छोटी होगी। आकार में कैसी होती है, छोटी। नर भी आपके क्या होते हैं, छोटे होते हैं, रानी से आकार में छोटे होते हैं। इनके जो नर श्रमिक जो होते हैं, तो श्रमिक सदस्य के अंतिम सिरे पर क्या होता है, उधर का जो अंतिम सिरा होगा वहां पर डंक पाया जाता है, यानी कि इनमें डंक विकसित होते हैं, श्रमिकों में डंक विकसित होते हैं। इसके अलावा पेट के निचले हिस्से पर, पेट का जो निचला हिस्सा है वहां पर मोम ग्रंथियां पाई जाएगी। तो श्रमिकों में क्या पाई जाती है, मोम ग्रंथियां, जो छत्ता वत्ता बनाने के लिए काम में आती है। इसके अलावा इनके मुखांग जो होंगे वो चबाने व चाटने वाले होते हैं। इनके मुखांग कैसे होते हैं, श्रमिकों के मुखांग होंगे चबाने व चाटने वाले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। इस प्रकार से इनके मुखांग होते हैं, ये इनके मुखांग है। ठीक है, ये मुखांग जो होंगे, ये मुखांग का प्रकार है आपके चबाने व चाटने वाला। तो श्रमिकों में इस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। ठीक है, जो इनके मध्यम और पिछली टांगे, ठीक है, आपके श्रमिक की जो टांगे होगी इंसेक्टा में आता है, इसमें जो आपके 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है। तो इसमें मध्य और जो पिछली टांगे होगी, श्रमिक के जो शरीर की मध्यम और पिछली टांगे होगी, अंतिम जिनको बोलते हैं हम, तो इन अंतिम जोड़ी टांगों पर ब्रूस के समान क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। तो पिछली टांगों पर क्या पाए जाएंगे, ब्रूस के समान बाल पाए जाएंगे। इसके अलावा जो है इनकी पिछली टांगों पर पराग थैली होती है, पराग थैली होगी, पराग थैली इनकी टांगों पर पाई जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर पराग थैली पाई जाती है, जो पोलन वगैरह यानी पराग कणों को इकट्ठा करने में काम आती है। अधिक संख्या में बाल होते हैं, यानी कि पूरे शरीर पर इस प्रकार से बाल होंगे, और पैरों पर, इन पर, सभी अंगों पर क्या होते हैं, इनमें बाल पाए जाते हैं। श्रमिक के जो है प्रत्येक भाग पर क्या होंगे, पूरे शरीर पर क्या होंगे, बाल होंगे। ठीक है, इस प्रकार से बाल जो है इनके अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो इनकी क्या विशेषता है, मध्यम और पिछली अंतिम जोड़ी टांगों पर क्या पाए जाएंगे, ब्रूस के समान बाल पाए जाएंगे, और पिछली टांगों पर जो है आपके पराग थैली पाई जाएगी। श्रमिक जो होते हैं उनमें यह विशेषता होती है। ठीक है, इस प्रकार का इनका मुखांग होता है, जिसको अपन जो है चबाने व चाटने वाला कहते हैं। श्रमिकों का कार्य विभाजन, यानी कि मुख्य क्या काम करते हैं, श्रमिकों का क्या कार्य है। जैसे रानी का क्या कार्य है, रानी का केवल इतना कार्य है कि वो जीवन भर अंडे देती है और नर के साथ केवल मैथुन क्रिया करती है, यानी कि मैथुनिक उड़ान भरती है। जबकि नर का केवल जीवन में केवल रानी पुत्रियों के साथ मैथुन करना है। यहाँ पर श्रमिकों का बाकी सारे काम कौन करता है, श्रमिक करते हैं। बाकी सारा काम कौन करता है, श्रमिक। श्रमिकों के मुख्य कार्य कौन कौन से, यानी कि कौन कौन से कार्य करते हैं। अगर हम देखें तो सबसे पहले तो ये अपने आसपास के स्थानों से मधु यानी कि शहद इकट्ठा करेंगे, परागकण इकट्ठे करेंगे, तो परागकणों को लाना ले जाना ये इनका काम होता है। ठीक है, तो ये परागकण लाते ले जाते हैं, शहद वगैरह इकट्ठा करते हैं, यानी कि मीठा रस, मधु जिसे हम कहते हैं मीठा रस, तो मीठा रस ये इकट्ठा करते हैं। ठीक है, शत्रुओं से छत्ते की रक्षा करने का काम करते हैं, यानी कि ये सेना के रूप में काम करेंगे, आर्मी के रूप में काम करेंगे, छत्ते की सुरक्षा करने का काम ये करते हैं। ठीक है, इसके अलावा शिशु जो है, शिशुओं को भोजन उपलब्ध कराने का काम भी किसका है, श्रमिकों का है। जो अंडे में छत्ते में नए नए लार्वा निकलते हैं, तो उन शिशुओं को भोजन उपलब्ध कराने का काम, रानी को भोजन उपलब्ध कराने का काम, नर को भोजन उपलब्ध कराने का काम भी किसका होता है, श्रमिकों का होता है। उधर के निचले खंडों में मोम पाए जाते हैं, मोम ग्रंथियां पाई जाती है, और उन मोम ग्रंथियों से जो है मोम को टांगों से छुड़ाते हैं ये, और मोम को टांगों से छुड़ाकर मुंह में लेते हैं, और मुंह में लेने के बाद चबाते हैं और उसको लचीला बनाते हैं। और ये सब बनने के बाद उस मोम का उपयोग ये छत्ते की मरम्मत करने और नया छत्ता बनाने में करते हैं। यानी कि इनकी जो पिछली टांगे होती है उनकी सहायता से ये मोम को छुड़ा करके और मुंह से चबा करके और छत्ता बनाने में काम लेते हैं। तो छत्ता बनाएंगे, छत्ते की मरम्मत करेंगे, छत्ते की मरम्मत और छत्ता बनाने में उसका उपयोग करते हैं। अब देखते हैं हम श्रमिक मधुमक्खियों के कार्य के बारे में। ठीक है, तो श्रमिक मधुमक्खियां अपना कार्य 2 दलों में बट करके करती है, यानी कि ये 2 समूह बना लेती है। ये जितने भी श्रमिक होंगे वो 2 दलों में बढ़ जाते हैं। इसमें एक दल होता है जो मधु या पराग की खोज करता है, यानी कि ये तलाशेगा भोजन कहां पर है। कोई भी जो है पहले दल का जो है, पहले दल के किसी सदस्य को जब किसी भी प्रकार से कहीं भी भोजन मिल जाता है, यानी कि मधु या परागकणों का पता चलता है, तो पता चलने के बाद में वो भोजन सामग्री शरीर पर चिपका लेता है, और शरीर पर चिपका करके वो वापस से छत्ते पर लौट आता है। छत्ते पर लौट के आने के बाद में वो सूर्य की स्थिति को ध्यान में रखता है, यानी कि सूरज किधर है उसकी स्थिति को, दिशा को ध्यान में रखता है, और ध्यान में रख करके गोल गोल नृत्य करता है, जिसे हम वेगल नृत्य कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम, वेगल नृत्य। देखो, जो श्रमिक है उनमें श्रमिक सदस्यों में श्रमिक जो सदस्य है, तो उनका एक दल जो भोजन की तलाश करने जाता है, एक दल जो भोजन की तलाश में जाता है, जब उसे भोजन की तलाश करने जाने के बाद में अगर भोजन मिलता है, तो वो इसकी सूचना किसको देता है, छत्ते पर आकर के देता है। तो छत्ते पर लौट करके वो सूचना देता है, और सूचना देने का एक तकनीक है इनके पास, जिसको हम कहते हैं वेगल नृत्य, यानी कि ये संदेश पहुंचाने का तरीका है। ठीक है, तो ये वेगल डांस करते हैं, और उसी नृत्य की सहायता से ये क्या करते हैं, मैसेज देते हैं। बाकी दूसरा दल जाएगा, दूसरा दल उस भोजन को लेने जाएगा, तो इस दूसरे दल को जो सूचना दी जाती है वो वेगल डांस के द्वारा दी जाती है। ठीक है, देखते हैं आगे। गोल नृत्य करते हुए वो अपने उदर को दाएं बाएं हिलाते हैं। ठीक है, अपने उदर को क्या करेंगे, दाएं बाएं हिलाएंगे। ठीक है, नृत्य करते समय क्या करते हैं, मधुमक्खी श्रमिक दल क्या करेगा, उदर को दाएं बाएं हिलाएगा। ठीक है, नृत्य करते समय, वेगल नृत्य करते समय उदर को दाएं बाएं हिलाया जाता है। पंखों को तेजी से फड़फड़ाते हैं, पंखों को तेजी से फड़फड़ाते हैं, यानी और सीधी दिशा में चलते हैं, और भोजन का जो है स्रोत उसी दिशा में होता है, जिस दिशा में वो जाएंगे फिर इसके बाद में, तो भोजन उसी दिशा में होता है। इस प्रकार के संचार क्रिया, ये पूरी की पूरी एक क्या होती है, संचार क्रिया होती है, जो भोजन लाने वाले दल को सूचना देती है। तो इससे दूसरे दल को पता चलता है कि भोजन किस दिशा में है या कौन सी जगह है। ठीक है, देखो इस प्रकार से, जैसे मान लो सूरज की स्थिति इधर होती है, सूरज इस दिशा में है और भोजन जो है यहाँ पर है और ये छत्ता यहाँ पर है, तो कोई भी मधुमक्खी भोजन से छत्ते की तरफ जाएगी तो वो किस प्रकार से करेगी, जैसे भोजन से
छत्ते के पास पहुंचेगी तो यहाँ पर भोजन का पता चला, भोजन का पता चलने के बाद में ये छत्ते पर पहुंचेगी, तो छत्ते पे पहुंचने के बाद में ये क्या करेगी, इस प्रकार से डांस करेगी, इस प्रकार से ये डांस करती है और इस प्रकार से ये डांस करती हुई फिर इस प्रकार से डांस करेगी और फिर इस प्रकार से भोजन की दिशा में चली जाएगी। इस प्रकार से फिर क्या करेगी, भोजन की दिशा में पहुंच जाएगी। तो भोजन इसी दिशा में, अगर मान लो क्या है, जैसे कोई भी सूरज की स्थिति ये होती है और भोजन इधर होता है और छत्ता इधर होता है, तो इसको इधर जाना है, अब भोजन की तलाश करने के बाद में छत्ते की तरफ जाना है, तो छत्ते की तरफ जाना है तो इसको इस प्रकार से डांस करेगी ये, ठीक है, इस दिशा में डांस करेगी, फिर इस दिशा में डांस करेगी, इस प्रकार से डांस करेगी और डांस करने के बाद में ये इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से, और ये जो है इसके बाद में जिस दिशा में जाएगी उस दिशा में भोजन होता है, तो फिर ये इस प्रकार से इस दिशा में जाएगी, तो भोजन इसी दिशा में होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये दिशा जो है सूरज की दिशा से निश्चित करते हैं, यानी कि भोजन किस दिशा में, अगर मान लो जैसे ये है आपके सूरज, भोजन इस दिशा में है और मधुमक्खी जो है उसका छत्ता इस दिशा में है, और तो भोजन इस दिशा में जाने के लिए ये क्या करेगी, इस प्रकार से, यानी कि जब ये छत्ते पर आती है तो छत्ते पर आने के बाद में, यानी कि भोजन का पता करने के बाद में छत्ते पर आती है, तो छत्ते पे आने के बाद में ये डांस करती है, इस प्रकार से डांस करती है, इस दिशा में डांस करती है और डांस करते हुए फिर वापस से इस दिशा में चली जाती है, तो भोजन इसी दिशा में होता है, भोजन क्या होता है, इसी दिशा में होता है, ठीक है। इस प्रकार से वेगल डांस किया जाता है। मधुमक्खी जो है वो इस प्रकार से संचार क्रिया के लिए वेगल डांस करती है। कोई भी श्रमिक मधुमक्खी का जो पहला दल है जिसको भोजन मिल जाएगा, तो भोजन की तलाश होने के बाद में वो वेगल डांस करता है, और वेगल डांस करने का एक तकनीक है, संचार प्रक्रिया है जो श्रमिकों के द्वारा की जाती है भोजन की सूचना देने के लिए। देखो, इसके अलावा मधु लाने वाला दल मधु के छत्ते के कोष्ठों में भरने के बाद में पंखों द्वारा हवा करता है। जो मधु को लेकर के आते हैं श्रमिक, जो दूसरा दल है, वो मधु को लाने के बाद में उसको छत्ते के कोष्ठों में भर देता है, और छत्तों को कोष्ठों में भरते समय उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, तो पंखों से हवा करके उसमें पानी की मात्रा को कम कर दिया जाता है। पंखों को हिला हिला करके उसमें हवा करके और पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। पंखों के हिलाने से जो है इसमें जल बाहर आ जाता है और जो है मधु रस वो गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़ा होने के बाद में उसे कहते हैं हम शहद। मधु रस क्या हो जाएगा, शहद बन जाएगा। तो शहद बनाने के लिए, ये गाढ़ा करने के लिए ये क्या करते हैं, अपने पंखों को जोर जोर से हिलाते हैं। शहद की कुछ विशेषता है, शहद बलवर्धक होता है, यानी कि शक्ति देता है, बलवर्धक होता है। इसको खाने से प्रसन्नता होती है, जैसे मीठा खाने से क्या होती है, प्रसन्नता होती है। तो ये शहद जो है मीठा होता है और इसको खाने से मन प्रसन्न होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है मनुष्यों को पसंद आने वाला पदार्थ है, यानी कि ये जो है आपको सभी को ये पसंद होता है, शहद खाना सभी को पसंद होता है, ठीक है, सभी को पसंद आता है। मीठे में शहद खाना सभी को पसंद आता है, ठीक है। इसके अलावा देखो, शहद का उत्पादन जो है प्राचीन समय से किया जा रहा है। शहद का उत्पादन प्राचीन समय से किया जा रहा है। परंपरागत तरीके से शहद इकट्ठा किया जाता था। पुराने समय में भी क्या किया जाता था, शहद को इकट्ठा किया जाता था। अब इसके जो तरीके थे, यानी कि पुराने समय में अलग तरीके से इसको शहद को इकट्ठा किया जाता था। छत्ते का पता लगा, कहीं पर भी किसी भी जंगल वगैरह में अगर मधुमक्खी का छत्ता मिलता है तो उसके नीचे धुआं कर दिया जाता है। धुआं करने के बाद में शरीर पर मोटे कपड़े पहन करके और जो है मोटे कपड़े वगैरह पहन करके उस छत्ते को तोड़ लिया जाता है और उससे शहद निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो देखो, परंपरागत विधि क्या होती है, परंपरागत वो विधि होती है जिसमें धुआं वगैरह करके और कीटों को भगा दिया जाता है। कीटों को भगाने के बाद में उसका छत्ता तोड़ लिया जाता है और उससे शहद निकाल लिया जाता है। और ऐसा जो है परंपरागत विधियों से चलता आ रहा है, प्राचीन समय से चलता आ रहा है। ऐसा करने से क्या होगा, अब देखो इसके आवश्यक बुराई है, इसमें बुराई होती है। क्या बुराई है, छत्ते में पल रहे सभी मधुमक्खी के कीट, लार्वा, अंडे वगैरह ये सब क्या होंगे, नष्ट हो जाते हैं इस धुएं से। और इस प्रकार की जो होती है शहद निकालने का परंपरागत तरीका, इसमें अंडे, लार्वा, प्यूपा, यहाँ तक कि शिशु, ये सभी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये सभी छत्ते में होते हैं तो ये सभी नष्ट हो जाते हैं। बाकी मधुमक्खियां, श्रमिक वगैरह उड़ जाते हैं, कुछ मर जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा, शहद में गंदगी आ जाती है। तो यानी कि इसमें मरे हुए कीट भी मिल जाते हैं, इसमें लार्वा, प्यूपा, शिशु वगैरह भी इसमें आ जाते हैं, अंडे वगैरह भी इसमें आ जाते हैं। तो फिर इसकी वजह से क्या होता है, शहद क्या हो जाएगा, गंदगी वाला हो जाएगा, शहद में गंदगी हो जाएगी। तो ये सब परंपरागत तरीके से सही नहीं है, उचित नहीं होता है। प्राकृतिक जो छत्ते होते हैं, प्राकृतिक छत्तों में जो है शहद हमेशा छत्ते के ऊपरी भाग में होता है। छत्ते में दो भाग होते हैं, ठीक है। ऊपरी भाग जो होगा उसी में शहद होता है, ऊपरी भाग में शहद होता है, निचले भाग में अंडे दिए जाते हैं। रानी के द्वारा अंडे, लार्वा वगैरह कौन से भाग में होते हैं, निचले भाग में होते हैं। ऊपरी भाग में शहद होता है, ऊपरी भाग में ही शहद होता है, इसलिए इसको चाकू या प्लेट की सहायता से काट करके अलग कर लिया जाता है, बाकी शेष छत्ते को वहीं पर लगा रहने देते हैं। देखो, आजकल जो है कृत्रिम छत्तों का विकास किया गया है। कृत्रिम छत्ते इसलिए बनाए गए क्योंकि आधुनिक मधुमक्खी पालन किया जाता है। तो आजकल जो मधुमक्खी पालने के लिए क्या किया गया है, कृत्रिम छत्तों को बनाया गया है। कृत्रिम छत्ते लकड़ी के बक्से वगैरह के समान होते हैं, तो ये लकड़ी के बक्से वगैरह की तरह बने होते हैं। तो इन्हीं कृत्रिम छत्तों का उपयोग आधुनिक मधुमक्खी पालन में किया जाता है। राजस्थान के जो है कुछ प्रदेश है, यानी कि दक्षिणी वाला भाग है, पूर्वी भाग है, पूर्वी राजस्थान है, उत्तरी राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान है। तो यहाँ के कुछ जिले, कुछ भाग हैं जहां पर फसलें अच्छी होती है, पेड़ पौधे अच्छे हैं, जलवायु भी अनुकूल है। तो इन क्षेत्रों में जो है कृत्रिम मधुमक्खी पालन की संभावना है। इसमें यहाँ पर क्या किया जा सकता है, मधुमक्खी पालन किया जा सकता है, क्योंकि मधुमक्खी पालन जो है वो फसलों पर निर्भर होता है, क्योंकि फूलों वगैरह से ये मधु रस इकट्ठा करते हैं। तो जहां पर फसलें वगैरह अच्छी होती है, जलवायु अनुकूल है, वहां पर मधुमक्खी पालन आसानी से किया जा सकता है। और ऐसा राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में कर सकते हैं हम, दक्षिणी, पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में किया जा सकता है, ऐसी संभावना है, ठीक है। देखो, भारत में जो है बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, भारत में ऐसे राज्य हैं जहां पर खादी व ग्रामोद्योग द्वारा प्रशिक्षण दिए जाते हैं, यानी कि मधुमक्खी पालने के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले हुए हैं, तो वहां पर प्रशिक्षण दिए जाते हैं। यानी कि मधुमक्खी पालन को एक उद्योग की तरह देखा गया है और इस व्यवसाय को करने के लिए पहले प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ठीक है। तो सरकार इसके लिए अलग अलग राज्यों में खाद्य ग्रामोद्योग द्वारा प्रशिक्षण केंद्र भी चलाए जा रहे हैं। राजस्थान राज्य में इसका प्रशिक्षण केंद्र खादी ग्रामोद्योग विद्यालय, एक तो है आपके खादी ग्रामोद्योग विद्यालय, दूसरा है राजस्थान खादी संघ शिवदासपुरा,
जयपुर। तो ये दो प्रशिक्षण केंद्र है आपके राजस्थान में। राजस्थान में एक प्रशिक्षण केंद्र है जिसको हम कहते हैं खादी ग्रामोद्योग विद्यालय, दूसरा है राजस्थान खादी संघ। तो ये दो जो है आपके शिवदासपुरा जयपुर में, तो यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र है। इसके अलावा देखो अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना द्वारा कृषि अनुसंधान केंद्र कोटा में, तो कोटा में भी एक प्रशिक्षण केंद्र है आपके, जो कि किससे अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना द्वारा बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर भी मधुमक्खी पालन के लिए प्रशिक्षण करवाया जाता है। उत्तर प्रदेश में भी क्या है, उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण केंद्र है जिसका नाम है राजकीय मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र। ये आपके जोलीकोट जिला नैनीताल में, यूपी में आपके जिला जोलीकोट नैनीताल में है। ठीक है, तो आपके प्रशिक्षण केंद्र है मधुमक्खी पालन के लिए, और ये प्रशिक्षण केंद्र खादी और ग्रामोद्योग उद्योग द्वारा चलाए गए हैं, खादी ग्रामोद्योग द्वारा चलाए गए। ठीक है, देखो राजस्थान राज्य में प्रशिक्षण केंद्र खादी ग्रामोद्योग विद्यालय है, और राजस्थान खादी मधुमक्खी पालन के लिए भारत के जो है कुछ राज्यों में खादी ग्रामोद्योग द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ये प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है, इसके लिए प्रशिक्षण केंद्र भी खोले हुए हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं राजस्थान राज्य में प्रशिक्षण केंद्र है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं खादी ग्रामोद्योग विद्यालय। एक है आपके खादी ग्रामोद्योग विद्यालय, दूसरा है राजस्थान खादी संघ, ये शिवदासपुरा जयपुर में स्थित है। ये दो प्रशिक्षण केंद्र है जो जयपुर में स्थित है। इसके अलावा अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना द्वारा कृषि अनुसंधान केंद्र कोटा में भी मधुमक्खी पालन के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है, जहां पर प्रशिक्षण दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी प्रशिक्षण केंद्र है जिसका नाम है राजकीय मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र। ये आपके जोलीकोट में है, जिला नैनीताल में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं हम मधुमक्खी पालन। देखो मधुमक्खी पालन जो किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाएगा, तो मधुमक्खी पालन करने के लिए हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए वो सब चीजें हम देखते हैं। इससे पहले हमने देखा है कि मधुमक्खी के कितने प्रकार के सदस्य होते हैं, मधुमक्खी की कितनी जातियां होती है, मधुमक्खी में श्रमिकों का कार्य विभाजन किस प्रकार से है, मधुमक्खी जो है आपके भोजन किस प्रकार से तलाश करती है, भोजन को किस प्रकार से इकट्ठा करती है, वो सब चीजें हमने देखी। अब हम देखेंगे एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, देखो ये करने से पहले हमें पता होना चाहिए आधुनिक मधुमक्खी पालन किया जाता है तो उसके लिए कृत्रिम मधुमक्खी के छत्ते काम में लिए जाते हैं। तो इसके लिए कृत्रिम छत्तों का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम छत्ते जो होंगे वो आपके लकड़ी के बक्से बने होते हैं। किसके होते हैं, लकड़ी के बक्से के समान होते हैं। तो ये बक्से नुमा संरचनाएं होती है, और इनका जो है एक हिस्सा दरवाजे के समान खुलता है। तो ये दरवाजे के समान खुलने और बंद होने वाले होते हैं। तो लकड़ी के बने बक्से होंगे जिनके एक हिस्सा क्या होगा, दरवाजे के समान बंद हो जाता है, खुल सकता है इस प्रकार से। बक्सा जो होगा यानी कि जो लकड़ी के बक्से बने होंगे वो दो भागों में बटे होते हैं। कितने भागों में, दो भागों में बटे होते हैं। ऊपरी भाग जो एक चौथाई होगा, ऊपरी भाग जो केवल कितना होता है, एक चौथाई होता है। और ये जो है इसको हम कहेंगे शहद खंड, यानी कि इस एक चौथाई भाग में शहद भरा होता है, यानी कि इसमें जो है श्रमिक आपके शहद इकट्ठा करेंगे, तो इसलिए इसको कहा जाता है शहद खंड। ऊपरी जो एक चौथाई भाग होगा उसे क्या कहेंगे हम, शहद खंड। और निचला जो तीन चौथाई भाग होता है, तीन चौथाई भाग जो होता है उसमें शिशु और अंडे होते हैं, इसलिए इसे शिशु खंड कहते हैं। क्या होते हैं, इसमें जो है रानी आपके अंडे देने का काम करती है और उन अंडों से शिशु निकलते हैं, तो इसे हम कहते हैं शिशु खंड। ऊपरी एक चौथाई भाग को हम जो है आपके शहद खंड कहेंगे, नीचे वाले भाग को हम जो है आपके शिशु खंड कहते हैं। आगे देखो दोनों भागों के बीच में एक जाली लगी होती है। दोनों भागों के बीच में क्या लगी होती है, एक जाली लगी होती है। दोनों भागों के बीच में जाली लगी होगी, और ये जाली इस प्रकार से लगी होती है कि इसके छिद्रों से श्रमिक आ जा सकते हैं। श्रमिक मधुमक्खियां ऊपरी खंड में भी आ सकते हैं और निचले खंड में भी जा सकते हैं। और ये निचले खंड में शिशुओं को भोजन देने के लिए जाते हैं और ऊपरी खंड में जो है ये शहद इकट्ठा करते हैं। रानी आकार में बड़ी होती है तो इस छिद्र से जो है आपके शहद वाले खंड नहीं पहुंच पाती है। यदि ये उसमें पहुंच जाती है तो ये वहां पर भी अंडे दे सकती है। इसलिए इस आकार को इस प्रकार से बनाया जाता है कि इसमें से श्रमिक तो आ जा सकते हैं लेकिन रानी इसमें से आ जा नहीं सकती है। अन्यथा वो क्या कर सकती है, पूरे जो खंड है शहद वाला उसमें भी क्या दे देगी, अंडे दे सकती है। यह बक्सा जो है पूरी तरह से बंद होता है, यानी कि ये खुलने और बंद होने वाले दरवाजे की तरह होता है, इसलिए ये पूरा बक्सा बंद हो जाता है। पेंदे में इसमें एक छेद होता है जिससे छत्ते से बाहर श्रमिक आ जा सकते हैं। तो पेंदे में एक छेद होगा जिससे श्रमिक बाहर आ जा सकते हैं, और जो है आपके इसमें श्रमिक ही बाहर आ जा सकते हैं बक्से से, लेकिन रानी ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि ये छेद आकार में कैसा होता है, जाली के छेद के समान ही होता है, जिससे कौन नहीं आ जा सकता, रानी नहीं आ जा सकती। हालांकि रानी कभी भी छत्ता छोड़ करके नहीं जाती है। ठीक है, देखो इसके अलावा देखो बक्से के अंदर जो है कृत्रिम छत्ते जो मोम की परत वाला होगा। ठीक है, तो कैसा बना दिया जाता है, लकड़ी के अंदर जो लकड़ी का बक्सा होगा उसके अंदर कृत्रिम जो छत्ता होगा वो मोम की परत वाली धातु अथवा प्लास्टिक की प्लेटों होती है। यानी कि इसमें जो छत्ता बनाया जाएगा अंदर जिसमें अंडे वगैरह दिए जाएंगे तो वो धातु का हो सकता है या प्लास्टिक की प्लेटों वाला होता है, जिसमें क्या होंगे, षटभुजाकार कोष्ठ होंगे। यानी कि इस प्रकार से कोष्ठ बने होते हैं, षटभुजाकार कोष्ठ बने होते हैं जो छत्ते का निर्माण हेतु आधार का कार्य करते हैं। यानी कि इसके ऊपर मोम लगा दिया जाएगा, आधार पहले से तैयार होता है जो कि प्लास्टिक या धातु का बना होता है। ठीक है, ये इस प्रकार से छत्ते होंगे, यानी कि जो प्लेटें होगी वो लकड़ी के बक्से के अंदर वो जो है आपके कृत्रिम छत्ते के आधार का काम करती है। इस प्रकार छत्ते की जो प्लेटें होती है उनको बक्से के ऊपर वाले खाली स्थानों में इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाता है। देखो लकड़ी का बक्सा होगा तो उसमें प्लेटों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाता है, ऊपरी भाग में इनको लगा दिया जाता है, और निचले भाग में जो है आपके अंडे देने के लिए होता है। ठीक है, शहद वाली प्लेटों को कहां लगा दिया जाता है, ऊपरी भाग में लगा दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से एक दूसरे से उचित दूरी पर इनको लगाया जाता है, यानी कि दूर दूर होती है, इनके बीच में दूरी रखी जाती है जिससे मधुमक्खियां समांतर लगे हुए छत्तों में शहद भर सकती है। यानी कि श्रमिक मधुमक्खियां इनमें क्या भर देगी, शहद भर देती है। ठीक है, इन छत्तों में क्या कर दिया जाता है, शहद भर दिया जाता है। अब देखो आगे देखते हैं हम, इस प्रकार से बॉक्स होते हैं, लकड़ी के बॉक्स होंगे, लकड़ी के बक्से होते हैं, और इन्हीं में जो है ऐसी प्लेटें लगी होती है, समांतर प्लेटें लगी होती है, और इनको दूर दूर लगाया जाता है, ऐसी प्लेटें लगा दी जाती है, और इन्हीं प्लेटों को जो है एक के बाद एक जो है एकांत क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है। ठीक है, और अब देखो कोई भी जो मधुमक्खी पालन करता है तो वो मधुमक्खी पालक छत्ते से सांचे को हटाता है, जब भी उसको शहद निकालना है तो वो बक्से से क्या करेगा, प्लेटों को निकालेगा, और उसमें से मधु एक जिसमें रस भरा हुआ है उस छत्ते को बाहर निकालता है, और बाहर निकालने के बाद में छत्ते को
जलाते हुए यानी कि इस छत्ते को जो है इससे निकालता है। फिर इसके बाद में ब्लोवर के द्वारा क्या करेगा, मधुमक्खियों को हटा देता है। जो छत्ते पे मधुमक्खियां लगी हुई है उसको हवा करके वहां से हटा दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखो, इसके अलावा क्या किया जाता है, ये जो पोस्ट होंगे जिनके ऊपर मोम का आवरण चढ़ा होता है उन पोस्टों को खाली किया जाता है, यानी उनको खोलते हैं, मुंह को खोला जाता है। मुंह को खोलने के लिए या उनको चाकू की सहायता से काट दिया जाता है या फिर कांटे होते हैं उनकी सहायता से अनकैपिंग किया जाता है। तो अनकैपिंग करने के लिए उपकरण होते हैं उनसे, जैसे कि लोहे की पत्ती वगैरह से इनको क्या कर लिया जाता है, हटा दिया जाता है। गर्म करके चाकू से भी इनको हटा लिया जाता है। फिर इसके बाद में शहद निकाल लिया जाता है, उस शहद निकालने वाले उपकरण के द्वारा शहद निकाल लिया जाता है। फिर उसका शोधन किया जाता है, यानी उसमें से गंदगी को हटाया जाता है। अगर उसमें कुछ गंदगी आ जाती है, अंडे लार्वा वगैरह कुछ आ जाते हैं तो उनको हटाया जाता है, या मोम वगैरह आ जाती है तो उसको हटाया जाता है। फिर उसको जो है अच्छे बर्तनों में भर लिया जाता है, यानी प्योर करने के बाद में उसको क्या कर लिया जाता है, यानी जहां संग्रहित करना है उन बर्तनों में रख लिया जाता है, कांच के बर्तन वगैरह में रख लिया जाता है। कृत्रिम मधुमक्खी पालन करने के लिए कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है। कृत्रिम मधुमक्खी पालन करने के लिए हमें कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है। क्या क्या उपकरण होते हैं, तो एक होता है जिसे हम सिर ढकने की जाली कहेंगे, यानी कि ये होता है नेट। ये जो है आपके नेट होता है, सिर ढकने के लिए जाली होती है। मच्छरदानी के समान कपड़े की बनी होती है। किसकी बनी होगी, मच्छरदानी के समान जो कपड़ा होता है उसकी बनी होती है, यानी कि जालीदार होता है। कैसा होता है, जालीदार। ये मुंह को ढकने में काम आता है, सिर को गर्दन को ढकने में काम आता है, और इनको ढकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि कृत्रिम रूप से अगर मधुमक्खी का पालन करना है हमें और मधुमक्खी से शहद निकालना है, प्राप्त करना है, तो मधुमक्खी से सुरक्षा के लिए, स्वयं की सुरक्षा के लिए सिर ढकने वाली जाली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये गर्दन को बचाएगा आपके और सिर को बचाएगा, मुंह को बचाता है, सुरक्षा के लिए जरूरी होता है। तो पहला उपकरण जो है आपके वो क्या है, सिर ढकने वाली जाली है। दूसरा उपकरण है हाथों के रबर के दस्ताने। हाथों के रबर के दस्ताने, हाथों के रबर के दस्ताने जो है वो हाथों को शहद निकालते समय हाथों पर डंक मारने से बचाने के लिए होते हैं। तो इनको इसलिए पहना जाता है ताकि मधुमक्खी हाथों पर डंक नहीं मारे। इसके अलावा होता है धुआं यंत्र। धुआं यंत्र जो होता है वो छत्ते से मधुमक्खी को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसको बोलते हैं हम स्मोकिंग इक्विपमेंट। तो इसका उपयोग किया जाता है छत्ते से मधुमक्खी को हटाने के लिए। शहद को प्राप्त करने के लिए टीन का डिब्बा बना हुआ होता है, उस टीन के डिब्बे से धुआं छोड़ा जाता है, तो इसे ही हम धुआं यंत्र कहते हैं। तो धुआं यंत्र का उपयोग किया जाता है मधुमक्खियों को हटाने या भगाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा देखो लोहे की चपटी प्लेट होती है जिसको हम स्क्रैपर कहते हैं। स्क्रैपर जो होता है ये लकड़ी के बक्से के पेंदे वगैरह को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है, और यानी कि ये लोहे की बनी एक चपटी प्लेट होती है। लोहे की बनी क्या होगी, चपटी प्लेट होती है। इसके अलावा चाकू काम आता है, चाकू का उपयोग किया जाता है। इसको गर्म करके शहद की जो प्लेटें होती है उनके कोष्ठकों को क्या किया जाता है, ऊपर से खोला जाता है, यानी कि उनके ऊपर जो मोम से उनके मुंह बंद होते हैं तो उनको क्या कर दिया जाता है, मोम को पिघला करके उनके मुंह को खोला जाता है, यानी कि शहद निकालने के लिए उनके जो है ऊपर के मोमी आवरण को हटाया जाता है गर्म करके। ठीक है, तो इसके लिए चाकू का उपयोग किया जाता है। लोहे की प्लेट आपके यानी कि बक्से के पेंदे में जो भी जमा होगा उसको साफ करने के लिए किया जाता है। एक उपकरण होता है जिसे हम कहते हैं शहद निकालने वाला उपकरण। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है शहद निकालने के लिए। तो शहद से भरे हुए छत्तों को उसमें डालते हैं और इस प्रकार से गोल घुमाया जाता है कि शहद प्लेटों के कोष्ठक से अपकेंद्रण बल के द्वारा, किसके द्वारा, अपकेंद्रण बल के द्वारा शहद अलग हो जाता है और नल की टोटी खोल करके शहद को क्या कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये उपकरण होते हैं। देखो ये नेट होगी आपके, ये नेट होती है जिसको हम, ये सिर ढकने वाली टोपी होती है, जालीदार टोपी होती है, इसको सिर ढकने के लिए उपयोग किया जाता है। ये जालीदार होती है आपके, जालीदार ये होती है। इसके अलावा ये आपके धुआं यंत्र होता है, इसको हम धुआं यंत्र कहते हैं, धुआं यंत्र कहते हैं। तो धुआं यंत्र होता है, ये आपको हाथों को ढकने के लिए दस्ताने होते हैं, दस्ताने ये। इसके अलावा ये लोहे की प्लेट होती है जिसको स्क्रैपर कहते हैं, ये स्क्रैपर होता है आपके। ठीक है, ये ब्रश होता है, ये ब्रश होता है। इसके अलावा ये चाकू होता है, चाकू का उपयोग आपके जो है शहद वाले कोष्ठक होंगे तो उनके ऊपर जमे हुए या मुंह बंद होते हैं मोम से, तो उनको हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। देखो ये शहद निकालने वाला उपकरण है और इसमें जो है छत्तों को इस प्रकार से लगा दिया जाता है। इनको लगाने के बाद इसके अंदर डाल दिया छत्ते, इसके बाद में इसको जो है गोल गोल घुमाया जाता है। जब इसको गोल गोल घुमाया जाता है और ये इस प्रकार से घूमता है तो इसके अंदर जो है अपकेंद्रण से क्या होगा, अपकेंद्रण से इसमें शहद निकल जाता है, और शहद निकलता है तो इसे इस प्रकार से टोटी के द्वारा खोल करके और बर्तनों में शहद को इकट्ठा कर लिया जाता है, बर्तनों में शहद को इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये शहद निकालने वाला उपकरण है। ये सिर ढकने वाली जालीदार टोपी है जिसे नेट कहेंगे, ये धुआं यंत्र है जिसे स्मोकिंग इक्विपमेंट कहेंगे, ये ग्लोव्स है आपके जिनको हम दस्ताने कहते हैं, ये स्क्रैपर है, ये ब्रश है और ये चाकू है। इन सभी उपकरणों का उपयोग हम कृत्रिम मधुमक्खी पालन या प्राकृतिक रूप से शहद इकट्ठा करने के लिए करते हैं। इन सभी उपकरणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखो शहद निकालने के लिए ये प्रक्रिया होती है। सबसे पहले छत्तों, लकड़ी के बक्से से छत्तों के निकाला जाता है, जो कृत्रिम छत्ते होते हैं तो उनको निकाला जाता है। कृत्रिम छत्ते इस प्रकार से निकालने के बाद में उन छत्तों को जो है ब्लोअर की सहायता से उनके मधुमक्खियों को हटा दिया जाता है। फिर उसके अलावा जो है आपके स्क्रैपर से या चाकू की सहायता से उनके मुंह को खोल लिया जाता है। इसके अलावा जो है आप यहाँ पर जो है तार वाले पिनों का भी उपयोग कर लेते हैं, या स्क्रैपर का उपयोग करते हैं, या चाकू का उपयोग करते हैं। फिर इसके बाद में शहद निकालने वाले उपकरण में इससे शहद निकाल लिया जाता है और उसी शहद को छान करके शुद्ध करके उसको बर्तनों में इकट्ठा करके और फिर इसको संरक्षित करने के लिए या परिरक्षित करने के लिए रख दिया जाता है कांच के बर्तनों में या निर्जमीकृत बर्तनों में रख दिया जाता है ताकि उसको बेचा जा सके। ठीक है, मधुमक्खी को अगर मान लो हमें मधुमक्खी पालन करना है, जैसे हमें कृत्रिम मधुमक्खी पालन करना है तो उसके लिए हमें आवश्यकता होती है मधुमक्खियों की। तो वो मधुमक्खियां लाएं कहां से, मिलेगी कहां से उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखो मधुमक्खियां जो है उनको प्राकृतिक छत्तों से पकड़ा जाता है, यानी कि इनको मधुमक्खी कहां से लानी है तो प्राकृतिक छत्तों से अपन इनको इकट्ठा कर सकते हैं, यानी कि छत्तों में लाने के लिए हम इन्हें प्राकृतिक छत्तों से भी इकट्ठा कर सकते हैं। देखो प्राकृतिक छत्तों से शाम के समय रानी, नर व श्रमिक मधुमक्खियों को पकड़कर कृत्रिम छत्तों में छोड़ दिया जाता है। शाम के समय प्राकृतिक छत्तों में जो मधुमक्खियां होती है उनके नर श्रमिक और रानी तीनों ही सदस्यों को लाकर के कृत्रिम छत्तों में छोड़ दिया जाता है और कुछ दिनों तक उनको कृत्रिम भोजन के रूप में शरबत दिया जाता है। ठीक है, कुछ दिनों के लिए उनको क्या किया जाएगा, कृत्रिम भोजन के रूप में शरबत दिया जाता है। तो प्राकृतिक छत्तों से इस प्रकार से हम लाकर के उनको कृत्रिम छत्तों में छोड़ देते हैं। कृत्रिम मधुमक्खी पालन के अंदर से भी लाकर के इनका उपयोग किया जा सकता है, यानी कि आपको अगर कृत्रिम मधुमक्खी पालन करना है तो प्रशिक्षण केंद्रों से भी इसका उपयोग, प्रशिक्षण केंद्रों से भी हम मधुमक्खी ला सकते हैं। इसके अलावा जो है प्रवास के दिनों में जब मधुमक्खी छत्ता छोड़ करके उड़ती है, हवा में उड़ जाती है, यानी कि छत्ते का पूरा उस छत्ते को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाती है तो एक कपड़े के टोपी के अंदर शहद लगा करके टांग दिया जाता है। तो यानी कि हम कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से लकड़ी वगैरह लगा करके और कपड़े की टोपी लगा करके उसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम शहद लगा करके टांग सकते हैं। ऐसा करने से मधुमक्खियां इसमें आकर के बैठ जाएगी। मधुमक्खियां जब इसमें आकर के बैठ जाएगी तो छत्ते को बक्सों में छोड़ दिया जाता है। फिर इस प्रकार से क्या कर दिया जाएगा, मधुमक्खियों को कृत्रिम छत्तों में या बक्सों में छोड़ा जा सकता है। तो यानी कि हम शहद लगा करके भी मधुमक्खियों को एकत्रित कर
सकते हैं। इस प्रकार से तो 3 तरीके हैं, या तो हम क्या करें, प्राकृतिक छत्तों से मधुमक्खियों को ला करके और उनको कृत्रिम छत्तों में छोड़ दे, या फिर हम प्रशिक्षण केंद्रों से मधुमक्खियां ला करके छोड़ सकते हैं, या फिर प्रवास के समय मधुमक्खियों को इकट्ठा किया जा सकता है। देखो रानी मधुमक्खी को अगर हम कृत्रिम मधुमक्खी पालन करते हैं तो रानी मधुमक्खी हमें प्रति वर्ष बदलनी होती है, ठीक है। यानी कि हमें क्या ध्यान में रखना होगा कि प्रत्येक वर्ष जो है रानी को बदलना है, क्योंकि रानी 1 वर्ष की आयु होती है तब तो अंडे देने लगती है और दूसरे वर्ष अंडे देना शुरू करती है। 1 वर्ष की आयु के बाद में वो जो है रानी पुत्री मैथुन अवस्था में आती है और मैथुन अवस्था के बाद में अंडे देना शुरू करती है, और जैसे ही कृत्रिम छत्ते में रहेगी तो वो 1 वर्ष के बाद में जो है वृद्ध हो जाती है, और वृद्ध होने के बाद में इसको छत्ते से हटा दिया जाता है और दूसरी रानी रखी जाती है। तो पुरानी को हटा करके और उसकी जगह क्या कर दिया जाएगा, नई रानी को रख लिया जाता है। कृत्रिम छत्तों में नई रानी को उसमें रख लिया जाता है, और नई रानी को जो है उसमें रखने के लिए क्या किया जाएगा, उस पर जो है उस छत्ते का शहद लगा दिया जाता है। यानी कि मधुमक्खी को जो है नई रानी को श्रमिक नर या बाकी सदस्य उसको आसानी से जो है उसको एडॉप्ट कर ले, इसके लिए क्या कर दिया जाता है, उसी छत्ते का शहद लगा करके और बक्से में छोड़ दिया जाता है। शिशु खंड में जहां पर अंडे वगैरह दिए जाते हैं तो उसमें छोड़ दिया जाता है, तो जो श्रमिक होंगे वो आसानी से क्या करेंगे, नई वाली रानी को स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो जब भी वातावरण में ऋतु अनुसार पुष्पों की कमी आती है, यानी कि जैसे फसल वगैरह, तो मौसम परिवर्तन या फसलों की कटाई होने के बाद में जैसे पुष्पों की कमी आ जाती है, तो इस समय कृत्रिम मधुमक्खी पालन करते समय क्या किया जाएगा, कृत्रिम भोजन दिया जाता है। और कृत्रिम भोजन तैयार करने के लिए क्या किया जाएगा, 2 भाग जो है आपके चीनी में 1 भाग पानी मिला दिया जाएगा और दोनों को घोल करके शरबत बनेगा, उस शरबत को इनको कृत्रिम भोजन के रूप में दिया जाता है। बक्सों में श्रमिक मधुमक्खियों को छिद्र के अलावा जो है बंद ही रखना चाहिए, यानी कि क्या कहेंगे, बक्से जो होंगे उनको जो है खुला नहीं छोड़ना चाहिए, बक्सों के दरवाजे खुले नहीं छोड़ने चाहिए, इनमें छिद्र ही होना चाहिए जहां से श्रमिक आ जा सकते हैं, वरना क्या होगा, शहद और मोम खाने वाले कीट और भक्सी इन छत्तों को क्या कर देंगे, नुकसान पहुंचा देंगे। तो इसलिए हमेशा छत्तों को क्या करना चाहिए, लकड़ी के बक्सों को क्या करना चाहिए, बंद ही रखना चाहिए। अगर इनको हम बंद नहीं रखते हैं तो शहद और मोम खाने वाले कीट क्या करेंगे, छत्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इनको छत्तों को रखा जाता है, ठीक है, छत्तों को इस प्रकार से रखा जाता है। अब हम देखते हैं मधुमक्खी का कृषि में क्या महत्व है, यानी कि जो है कृषि में किस प्रकार से मधुमक्खी का लाभ होता है, ठीक है, यानी कि कृषि में किस प्रकार से इसका महत्व होता है। सबसे पहले देखते हैं हम मधुमक्खी के पश्च वक्ष पर, यानी कि पीछे वाला जो वक्ष होगा उस पश्च वक्ष की टांगे जो होगी, यानी कि पिछली टांगों की बात करें तो सबसे पिछली जो टांगे होगी वो रोएदार होती है, यानी कि वहां पर बाल अधिक पाए जाते हैं और बालों से ढकी हुई रहती है, जो कि ब्रुश की तरह काम करती है, यानी कि ब्रुश की तरह काम करेगी। और इसके अलावा यहाँ पर पाई जाती है पोलन बास्केट, जिनको कहते हैं हम पराग थैलियां। तो जो मधुमक्खी होगी, श्रमिक मधुमक्खी होगी, उसके जो पश्च वक्ष होगा, तो पश्च वक्ष की जो पिछली टांगे होती है वहां पर ब्रुश पाए जाएंगे, पराग थैली पाई जाती है। और ये जब मधुमक्खियां, श्रमिक मधुमक्खियां जब किसी पुष्प पर बैठती है तो पुष्प के स्त्री केसर पर बैठेगी तो स्त्री केसर की नली से मधु प्राप्त करती है, स्त्री केसर की नली से क्या करेगी, मधु प्राप्त करती है, और उसी समय पुष्प के परागकण उसमें पिछली टांगों से लग करके और क्या होंगे, उसके पराग थैली में आ जाएंगे। और इस प्रकार से क्या करेगा, कोई भी श्रमिक कीट, कोई भी श्रमिक मधुमक्खी अपने पराग थैलियों में परागकणों को इकट्ठा कर लेती है, और परागकणों को इकट्ठा करने के बाद में जब वो दूसरे पुष्प पर जाकर के बैठती है स्त्री केसर से रस लेने के लिए या मधु प्राप्त करने के लिए, तो उसी समय पुष्प के परागकण क्या होंगे, दूसरे वर्तिकाग्र पर, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी कि ये पर परागण में सहायक होती है। किसमें सहायक होती है, पर परागण में सहायक होती है। देखो कोई भी मधुमक्खी, जब कोई भी मधुमक्खी इस प्रकार से रस लेने के लिए जब पहुंचती है, तो रस लेने के लिए पहुंचती है तो उसके जो पराग थैलियां होगी तो उनमें परागकण आ जाते हैं, और परागकण आने के बाद में यही परागकण जो है दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। कोई भी मधुमक्खी जब यहाँ पर बैठेगी, यहाँ से रस लेगी, तो उस रस लेते समय यहाँ से परागकण वो पराग थैली में इकट्ठा करेगी और उन्हीं परागकणों को दूसरे वर्तिकाग्र पर छोड़ देगी, जो कि पर परागण में सहायक होती है। तो यानी कि मधुमक्खियां जो है फसलों में पर परागण में सहायक होती है, यानी कि ये जो है आपके पर परागण में सहायक होती है, और पर परागण से उपज या उत्पादन में वृद्धि होती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, इस प्रकार से परागण क्रिया द्वारा क्या करेगी, फसलों में लाभ हो जाएगी, यानी कि परागण के बाद ही बीजों का निर्माण होता है तो उत्पादन बढ़ जाएगा आपके, ठीक है, उत्पादन बढ़ाने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। मधुमक्खियों से क्या होगा, फसलों का उत्पादन बढ़ जाता है। इसी प्रकार से जो है पृथ्वी पर अगर हम बात करें मधुमक्खियों की, तो मधुमक्खी जो है फल वृक्ष, पुष्पीय पौधे, फल वृक्ष हो गए, पुष्पीय पौधे हो गए आपके, इसके अलावा सब्जियां होगी और बाकी जितने भी खाने पीने के अनाज है, तो सभी अनाजों में परागण की क्रिया में लगभग सभी कीटों यानी कि सभी जंतुओं के माध्यम से होने वाले परागण का 80% केवल मधुमक्खियों के द्वारा परागण की क्रिया होती है। यानी कि सभी प्रकार से अगर हम देखें तो बाकी सभी से सबसे ज्यादा जो है फसलों में पर परागण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है, मधुमक्खियों के द्वारा संपन्न होती है। कई प्रकार के पौधों में, यानी कि उन पौधों के पुष्पों की बनावट इस प्रकार की होती है कि केवल मधुमक्खी के द्वारा ही उनमें परागण की क्रिया होती है, यानी कि ये परागण के लिए विशेष होते हैं। तो ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले 80% में परागण की क्रिया कीटों के द्वारा हो रही है, तो उसमें मधुमक्खी से होती है, और कुछ पौधों में तो क्या होगा, विशेषतः मधुमक्खी के अलावा किसी से परागण ही नहीं होता है, परागण की क्रिया किसी अन्य के द्वारा नहीं होती है। देखो परागण क्रिया के अलावा ये जो है मधुमक्खियों से एक लाभ हमें ये भी होता है कि इनसे नई जातियां, नए संकर बीज वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं। तो प्राकृतिक तरीके से ये क्या कर सकते हैं, नए संकर बीज भी उत्पन्न करते हैं। जैसे क्या होगा, कोई भी एक पुष्प, यदि पुष्प की कोई भी एक जाति होगी तो वह जाति के अलग अलग उन्नत किस्मों के होते हैं। देखो अलग अलग जाति के अलग अलग किस्मों के अगर पौधे होते हैं तो उनके पुष्प भी अलग अलग जातियों के होते हैं, और उनमें परागण की क्रिया के साथ में संकरण हो जाता है। जब भी मधुमक्खी क्या करेगी, उनमें परागण की क्रिया करेगी अलग अलग जाति वाले पुष्पों में, उन्नत किस्मों में, तो उससे क्या होगा, संकरण हो जाता है। और संकरण की क्रिया से जो बीज प्राप्त होते हैं वो संकर बीज होते हैं। कौन से बीज मिलेंगे हमें, संकर बीज मिलेंगे। ये बीज क्या होंगे, अपने जो जनक होंगे या मात्र बीज होंगे उनसे उन्नत किस्म वाले होते हैं। और इस प्रकार से क्या होंगे, जो भी मधुमक्खियों से नए संकर बीज बनते हैं वो नए उन्नत बीजों के रूप में जाने जाते हैं, और ये प्राकृतिक रूप से संकरण के द्वारा हो जाता है। यानी कि मधुमक्खी जब जाने अनजाने में परागण की क्रिया करती है, पर परागण में सहायक होती है, तो उस समय अगर दो अलग अलग स्पीशीज या अलग अलग जातियों वाले पुष्प होंगे तो उनसे नए संकर बीज भी उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से उनसे क्या होगा, नए संकर बीज भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो यानी कि संकरण के द्वारा क्या कर देती है, नए संकर बीजों का उत्पादन भी कर देती है। जैसे मान लो कोई एक जाति का पुष्प है और उसके परागण को लेकर के ये दूसरी जाति के पुष्प पर बैठती है, तो वहां पर परागण की क्रिया होने से जो नए बीज बनेंगे, तो नए बीज जो बनेंगे वो संकर बीज हो सकते हैं, यानी कि नए संकर बीजों के बनने की संभावना है। तो ये परागण क्रिया पर परागण द्वारा संकरण की क्रिया भी करती है, और संकरण की क्रिया से नए उन्नत बीज बन जाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी, मिलते
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।